सो हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाना था और ग्रेविटेशनल फोर्स के हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और साथ में उसके एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज उसी फंडामेंटल फोर्स का जो सेकंड पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगा, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इसका भी रोल है। और ये है क्या चीज, देखिए ये कॉम्ब है और ये मैंने पेपर के छोटे छोटे पीसेस किए हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस का कॉन्सेप्ट आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट आएगा, उनके बीच में फोर्सेस होंगी, फिर कूलम्स लॉ भी होगा वहाँ पे +2 में जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो किस तरह से आपने ये प्रैक्टिकल किया होगा, ये जिन्होंने नहीं किया है वो भी देख लीजिए। जैसे मेरे पास एक कॉम्ब है, ठीक है, मैं इसको अपने इधर एयर के साथ रब करता हूँ। ठीक है, और इसको रब करने से क्या होगा, इसको रब करने से क्या होगा आप देखोगे, ये देखो ये जो पीसीज हैं वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। समझ रहे बात, ये देखिए ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। या आप सिल्क क्लॉथ भी ले सकते हो और उसको अगर एक ग्लास रोड के साथ आप, ये देखिए ये आप देख रहे हो कैसे अटैच हो रहे हैं, इनके बीच में फोर्सेस हैं। ये देखिए फोर्सेस किस वजह से क्रिएट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से फोर्सेस क्रिएट हो रही हैं और ये अट्रैक्ट हो रही हैं। समझ रहे बात की नहीं? ठीक है, ये देखिए इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, देखिए किस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये देखिए। समझ रहे बात, ये देखिए। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल का जो खेल है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी हमें डिस्कस करने को मिलेगा, क्योंकि ये इसका भी एक एग्जाम्पल है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्या, ऐसा फोर्स जो कि स्टैटिक चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है। स्टैटिक मीन रेस्ट पे वो चार्जेस हो, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चार्जेस जो हैं आपके पास, 2 चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं। उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स कितना है उसको तो कूलम लॉ डिफाइन करता है या फाइंड करता है, लेकिन उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक डेफिनेशन किस तरह से बनेगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two electric charges. The force of attraction or repulsion between two electric charges is known as electromagnetic force. अब देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 चार्जेस हैं, एक का नाम Q1 है और दूसरे का नाम Q2 है। स्टैटिक चार्जेस हैं, एक का नाम Q1 है, दूसरे का नाम Q2 है। ये जो चार्जेस हैं ये R डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट है, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। आपके पास यू हैव ओनली 2 चार्जेस हियर, Q1 एंड Q2। अब देखिए ये जो Q1 और Q2 है, मैंने क्या कहा आपको, ये ऐसा फोर्स है जो चार्जेस के बीच को या तो चार्जेस को अट्रैक्ट करवाएगा या चार्जेस को रिपेल करवा देगा। या चार्जेस अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिक सी बात है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है, अगर ये फोर्स बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, जब चार्जेस उनके बीच में ज्यादा होंगे, Q1 इंटू Q2, और साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। बताइए बात समझ आई कि नहीं? F is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between these charges. अब देखिए एक और बात, कल मैंने आपको जो चैप्टर यानी कि ग्रेविटेशनल
मतलब करवाया था उसमें आता था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या टर्म आती थी उसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और साथ में एक और टर्म G, उसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसका क्या वैल्यू है वो भी आप कमेंट बॉक्स के ऊपर मुझे बताओगे। तो चलते हैं। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमारे पास एक वैल्यू आएगी, कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ रहे हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एनी मीडियम, परमिटिविटी है ये। हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिख रहे हैं। अगर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में बेटा कुछ मीडियम है। अब कोई भी चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, इनके बीच में यहाँ क्या है, हवा है, तो मीडियम क्या होगा, वैक्यूम, वैक्यूम और या फिर व्हाटएवर, या फिर इन चार्जेस को हम पानी में डाल देते हैं तो मीडियम क्या होगा, वाटर होगा। तो इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस कंप्लीट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो आएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम इनवर्स, C-2। अब सर ये कहां से आ गया, देखो हमें चाहिए इस कांस्टेंट का वैल्यू, हमें चाहिए इस कांस्टेंट का वैल्यू। आपको दिख रहा है यहां तक, यहां तक ही दिख रहा है। तो यहां पे मैं देखिए हमें चाहिए कांस्टेंट का वैल्यू, हम इसको यहीं रखेंगे और ये जो f है उसके साथ ये r जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, FR स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा Q1 Q2 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं न्यूटन, r के जो यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, कूलम चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, तो कूलम 1 है 2 है, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, जब ऊपर आ जाएगा C-2 बन जाएगा, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसकी वैल्यू भी आप ध्यान में रख सकते हो, 8.85 × 10⁻⁻10 10⁻⁻10 -12, ठीक है, 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट लग जाते हैं इसमें आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट होती है। मे बी हम एयर और वैक्यूम के केस में इसको इक्विवेलेंट ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फोर्सेस हैं टू चार्जेस के बीच में, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये जो फोर्सेस हैं इन चार्जेस के बीच में, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो सेम होता है। उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उनका डायरेक्शन देखिए नेगेटिव साइन भी आता है तो डायरेक्शन में भी ऑपोजिट, डायरेक्शन में भी ऑपोजिट। बात समझ रहे हो कि नहीं? डायरेक्शन में भी नहीं, डायरेक्शन ऑपोजिट है। या तो अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक इस तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा उस तरफ, दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड इनका सेम रहता है। On the other hand, moving charges produce magnetic effect, magnetic field. The magnetic field gives rise to
A force on a moving charge, since electric and magnetic force due to a charge inseparable. हाँ, एक जो इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इनसेपरेबल है, कभी वो निकल नहीं सकता ऐसे, ठीक है। सो द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो मैंने आपको बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, ये अट्रैक्टिव है एज वेल एज रिपल्सिव है, माइंड में रखना है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने बता दिया, अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी ध्यान में रखना है। लॉन्ग रेंज फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। सेंट्रल फोर्स है, ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। देखिए आर स्क्वायर नीचे है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये ओबे करेंगी। और 10⁻⁴ टाइम्स स्ट्रॉन्गर है बेटा, 10⁻⁴ टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻⁴ टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये फोर्सेस, ठीक है बेटा जी। इट इज अ कंजर्वेटिव, बिल्कुल कंजर्वेटिव नेचर की हैं, कंजर्व रहती हैं, चार्जेस रिमेन फिक्स्ड रहते हैं इसके। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटते हैं, छोटा सा न्यूक्लियस उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टू और मोर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स, मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं। मोर एटम्स जो जुड़े हुए हैं, टू और मोर एटम्स जो जुड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं। देन द बॉन्डिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। बॉन्डिंग फोर्सेज जो है वो केमिकल रिएक्शंस में होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। Then comb attract the dry hair with rubbed due to the electrostatic force। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बन रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ही हैं। द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, किसी भी आप वायर को अगर खींचते हो, स्प्रिंग को खींचते हो तो उसमें टेंशन क्रिएट हो जाती है, इट इज ड्यू टू टेंशन इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, स्ट्रिंग गिटार स्ट्रिंग ले लिया, उसको आप अगर करोगे, ठीक है, गिटार स्ट्रिंग को अगर प्ले करोगे तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाती है। द स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्प्रिंग फोर्सेस जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। तो मेन एग्जांपल आपने माइंड में रखने हैं कि एक तो ये ध्यान में रखना है कि कॉम अट्रैक्ट कर पाता है ड्राई एयर को ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर हेल्ड टुगेदर होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। स्ट्रिंग प्ले करते हैं तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, 10⁻⁴ टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, 10⁻⁴ टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो इस सेकेंड फोर्सेस थी फंडामेंटल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा।